आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। आर यू विजिबल? आर यू गेटिंग माई स्क्रीन? ओके। तो हम कह रहे थे हार्ट के बारे में। हार्ट। हार्ट क्या है? दिल क्या है? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ओके। व्हाट इज हार्ट? हार्ट क्या है? ये हमारे बॉडी का एक ऐसा एसेंशियल ऑर्गन है। ऐसा एसेंशियल ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी में चेस्ट रीजन में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है ये? चेस्ट रीजन में। हार्ट इज अ मस्क्यूलर टिश्यू कह सकते हो आप। आप हार्ट को कह सकते हो मस्क्यूलर टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ मसल्स, टू मेनी मसल्स। इट इज मेड अप ऑफ टू मेनी मसल्स। इट इज अ टिश्यू। मसल्स कह सकते हो। इट इज मेड अप ऑफ टिश्यूज, जो कि बहुत सारे टिश्यूज से बना हुआ एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर कह सकते हो आप, क्योंकि वो हार्ड नहीं है। हार्ड क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें बोन्स नहीं है कहीं पे। आप कह सकते हो हार्ट इज अ सॉफ्ट मस्क्यूलर टिश्यू विच इज लोकेटेड इन द चेस्ट रीजन। जो हमारे चेस्ट रीजन में, हमारे चेस्ट रीजन में जो लोकेटेड है, उसी ऑर्गन को हम हार्ट कहते हैं। हार्ट स्ट्रांग होना क्यों जरूरी है? जैसे कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। हार्ट स्ट्रांग रहना जरूरी है। हार्ट की हेल्थ मेंटेन रहना क्यों जरूरी है? हार्ट का काम क्या होता है? किस तरह हार्ट वर्क करता है? आज हम यही सब जानने वाले हैं। हमारे सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन, हमारे बॉडी के किंग को कह सकते हो। जैसे कि मैं तो कहती हूँ कि हमारे बॉडी का किंग जो है वो हार्ट है, ब्रेन है। ये दोनों चीजों को तो हम कह सकते हैं कि इंटरलिंक्ड होते हैं। वैसे तो सभी ऑर्गन्स इंटरलिंक्ड है, लेकिन हार्ट सभी ऑर्गन्स को लिंक रखने में, सभी ऑर्गन्स को स्मूथली फंक्शन करने में काम करता है हार्ट। हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। क्या करता है ये? ब्लड सप्लाई करता है टुवर्ड्स एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है, जो भी हम कह सकते हैं ऑर्गन्स, यानी आपको जैसे पता है लीवर, किडनी, स्प्लीन, ब्रेन, ये सारे जो ऑर्गन्स है, ये सारे ऑर्गन्स को ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है हार्ट। ओके। अब हम जानते हैं कि हार्ट के फंक्शंस क्या क्या है, क्योंकि जब मैं कह रही हूँ कि हार्ट की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हार्ट का हेल्थ अच्छा रहना इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये भी जानना जरूरी है ना कि ये इसका मेन फंक्शन क्या है। इसका एग्जैक्टली काम क्या होता है हमारे बॉडी में। जो कि हमारे बॉडी में देखो, सारा जो वर्क चल रहा है, सारे जो एक्टिविटीज चल रहे होते हैं, जैसे कि सभी कह लो, हम कहते हैं कि डाइजेशन चल रहा है, एक्सक्रीशन चल रहा है, हमारे बॉडी में जो भी, वो सारे हार्ट के जरिए चल रहे होते हैं। किस तरह? जैसे कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर डाइजेशन चल रहा है तो हार्ट डाइजेशन कर रहा है, ऐसा इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। हार्ट अगर ब्लड सप्लाई नहीं करेगा वो ऑर्गन की तरफ, तो वो सब फंक्शन नहीं कर पाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। सिंपल लैंग्वेज में स्मूथली फंक्शन। हार्ट ऑक्सीजन कैरी करता है। उनके जो ब्लड सेल्स होते हैं, वो ब्लड सेल्स में ना कि सिर्फ ऑक्सीजन होता है, बल्कि सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मतलब विटामिन हो, मिनरल्स हो, हम जो इनटेक करते हैं, फूड जो इनटेक करते हैं, वो फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल हो, विटामिन एसेंशियल हो, वो सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, ये हार्ट के जरिए, ब्लड सर्कुलेशन के जरिए, ये हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स की तरफ चले जाता है। तभी जाके ये सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से फंक्शन कर पा रहे होते हैं। ये सारे बॉडी पार्ट्स अपने अपने जो स्पेसिफाइड फंक्शंस है, जो कि उसके पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं सभी के। जैसे कि आपके पेट में जो भी ऑर्गन्स हो, वो सारे ऑर्गन्स का काम है डाइजेशन प्रोसेस को अच्छा रखना। आपके लीवर का काम है अच्छे से मेटाबोलाइज करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना। सारे जो टॉक्सिन्स अगर कुछ लीवर में स्टोर्ड होते हैं, तो लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफाई करना, सब सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देना। लेकिन लीवर काम कब करेगा? जब उसे उसका एनर्जी प्रोडक्ट मिलेगा, राइट? और उनको एनर्जी प्रोडक्ट क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो ऑक्सीजन मिलता है ऑर्गन्स को, वो होता है। और ये न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन लीवर के पास ऐसे ही तो नहीं चले जाएंगे।
वो किस फॉर्म में चले जाते हैं? जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, वही ब्लड हमारे ऑर्गन्स के पास जाके वहां पे वो सप्लाई करता है, वहां पे उनका वो स्टोरेज कर देता है। अगर लीवर में कुछ एक्टिविटीज चल रही है तो लीवर को जो ब्लड मिल रहा है, ब्लड में से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे मिल जाएंगे, तब जाके उनका लीवर, हमारा लीवर जो है वो काम करता है। सिर्फ लीवर की बात क्यों ना कर रहे हैं ना हम, जैसे कि मैं सारे ऑर्गन्स कह रही हूँ तो ब्रेन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेन के पास ब्लड ही नहीं जाएगा तो आज मैं जो सिखा रही हूँ, मैं जो सेशन दे रही हूँ आपको, क्या आपका ब्रेन उससे फंक्शन कर पाएगा? अभी भी ये टाइम में भी क्या हो रहा है, आपका जो हार्ट है वो फंक्शन कर रहा है, दैट इज पंपिंग ब्लड, और सर्कुलेशन हो रहा है ओवरऑल बॉडी में। यानी कि आपके ब्रेन के पास भी ब्लड जा रहा है, तभी जा इनटेक कर पा रही हूँ जो मैं दे रही हूँ आपको नॉलेज, राइट। और क्या करता है, अगर हार्ट हम कहाँ जाए, पंप कर रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, ऑर्गन्स के सारे फंक्शंस को कैरी थ्रू हो रहा है, तो हमारे बॉडी को एनर्जी भी तो मिल रही है। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन, हम कह रहे हो कि ऑक्सीजन अगर मिल रहा है हमारे ऑर्गन्स को, अगर हमारे, मैं एक ही ऑर्गन बताती हूँ, जैसे कि लेग्स है हमारे, पैर समझ लो, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। पैर में अगर हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो आर्टरीज होते हैं, जो काफ मसल्स होते हैं, हम चलते हैं, कहीं घूमते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो जब हमारे मसल्स को उनका खाना मिलता है, मतलब उनको ब्लड मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो तभी जाके हमारी काफ मसल्स को एनर्जी मिल पाएगी। और एनर्जी मिल पाएगी तो क्या होगा अल्टीमेटली, हम प्रॉपरली एक्टिविटी वर्कआउट कर पाएंगे, हम जो भी डे टू डे एक्टिविटीज है वो सारे नॉर्मल ईज फॉर्म में कर पाएंगे। यही मैं कहना चाहती हूँ कि एनर्जी मिल पाती है हमारे बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को, जब हार्ट ब्लड पंप करेगा, वो ऑर्गन्स को मिलेगा, तभी जाके सारे एक्टिविटीज स्मूथली हो जाएंगे, सभी एक्टिविटीज एकदम ईज फॉर्म में होते रहेंगे। हमारे इंडिया में हम आजकल देखते हैं कि आप सभी के पास भी बहुत सारे लोग लेकर आते होंगे ये शिकायतें, मुझे आज थोड़ा सा हाथ में दर्द है, मुझे सर में दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। हम रेगुलर कहीं आस पड़ोस में सुनते हैं या हमारे फ्रेंड सर्कल में सुन लेते हैं कि आज मेरी 20 to 25 ईयर्स का एक मेरा फ्रेंड था, बट उसे हार्ट स्ट्रोक हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो ये सारी चैलेंजेस क्यों फेस करनी पड़ रही है हमें? ये कम उम्र में या फिर ओल्ड एज में भी आप ले लो, या फिर कोई बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है, बट फिर भी उसे हार्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल में, कहीं ना कहीं हमारे बैलेंस डाइट, जो मैं कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ मेरे सारे पेशेंट्स को, मेरे सारे जो भी मुझसे कनेक्ट करते हैं, मैं उन सभी को कहती हूँ, आपने आपके डाइट में एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। जो आप खा रहे हो वो रैंडमली नहीं खाना चाहिए, हर कोई चीजें न्यूट्रिशनल जो बैलेंस रखना पड़ता है, वो आप सभी के लिए बहुत ही एसेंशियल है, जरूरी है। एसेंशियल क्यों है न्यूट्रिएंट्स रखना? अगर आप रेगुलर कहीं बाहर जाते हो, आप कहीं ना कहीं कुछ बाहर फास्ट फूड खा लोगे, ऑयली फैटी फूड्स जो रेगुलर बाहर मार्केट में बहुत अवेलेबल है, और लोगों के लिए ये बहुत ही एक स्टाइल स्टेटमेंट हो चुका है। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि कुछ फास्ट फूड खाना, कुछ तो बाहर का खा लेना यानी बहुत ही अच्छा होता है, या फिर हमारे टेस्ट के लिए, हमारे टंग के लिए सिर्फ हम टेस्ट का सोचते हैं और बॉडी के एसेंशियल ऑर्गन्स का नहीं सोच रहे। अभी फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि लोगों का बहुत ही ऐसा आम तौर पे हो चुका है कि बाहर का कुछ खा लेंगे, फ्राइड फूड, फास्ट फूड खा लेंगे। इन्हीं सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड इश्यूज सभी को हो रहे हैं। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट जो होता है वो लोग ले नहीं पाते या फिर ले नहीं रहे, ड्यू टू निग्लिजेंस। हम निग्लिजेंस करते हैं हमारे खाने में। जो डाइट रखना चाहिए प्रॉपर, उसमें विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स सारे मिलने चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, मैं कहती हूँ हरी सब्जियां सबने खाना चाहिए, सभी प्रकार के जो फ्रूट्स होते हैं वो इंटेक करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स रखना चाहिए खाने में। फाइबरस डाइट जो होता है, मैं सभी पेशेंट को रेकमेंड करती हूँ, सलाड सबने खाना चाहिए, जो कि मैं कहती हूँ सलाड रेगुलर आपने अगर इंटेक कर लिया तो आपको उसमें से ओमेगा 3 मिल जाएगा, फाइबर्स मिल जाएगा, आपको विटामिन मिल जाएगा, जो कि आपके हार्ट के मसल्स के लिए जरूरी है। अब हम कहते हैं कि हार्ट सभी ऑर्गन्स को उनका न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, उनके लिए एनर्जी देता है, बट हार्ट को भी कुछ चाहिए होता है। अगर हार्ट को कुछ ना मिले जो उनको एसेंशियल है, देन इट विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली।
मतलब उसका फंक्शनिंग कहीं तो हैम्पर हो जाएगा। तो हार्ट हेल्थ के लिए, हार्ट हमारा हमारा जो हार्ट है वो स्मूथ फॉर्म होने के लिए, स्मूथ एक्टिविटी उसकी चलने के लिए, हमें उसके लिए उसका न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा, एक बैलेंस डाइट देना पड़ेगा। और इसी रिगार्डिंग हम आजकल देखते हैं लोगों में रेगुलर सब लिपिड प्रोफाइल करते हैं, जो कि रेगुलर कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल चेक करना, या फिर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़कर आता है, एलडीएल होता है, एचडीएल होता है, लिपिड्स जो भी कहते हैं आप, सिंपल लैंग्वेज लिपिड प्रोफाइल जो किया है। तो आप कहते हो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका होता है, उनको चलने में कभी कभी दिक्कत आती है, ओबेस पेशेंट है यानी कि उनका वेट ज्यादा है, ये सारे पेशेंट में आप देखते हो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। एग्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कहाँ पे ये एक्ट करता है, ये किस तरह आपके ब्लड प्रेशर पे भी एक्ट करता है, ये हम धीरे धीरे करके आज के सेशन में भी देखेंगे। मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर करूंगी कि हार्ट के लिए अगर आप देखते हो तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना जरूरी है, उसी के लिए आपका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल होना जरूरी है। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती है। अगर आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा, तभी जाके आपका हार्ट हेल्थ जो है वो एक नॉर्मल ईज फॉर्म में फंक्शन कर पाएगा। आपको लाइफस्टाइल भी तो आपकी सुधारनी पड़ेगी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ सभी को, आपको वॉक करना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। एग्जैक्टली फिजिकल एक्टिविटी जो कहते हैं हम, कि कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए सभी ने, ये बहुत जरूरी होता है सभी के लिए। जैसे कि स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग हमारे पास जो लोग होते हैं, कंटिन्यूस वो एक एक जगह पे बैठे रहते हैं, घंटों घंटा एक जगह पे बैठ के स्क्रीन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। इसी वजह से उनका जो फिजिकल एक्टिविटी का जो लेवल होता है वो बहुत ही ड्रॉप डाउन हो जाता है, यानी फिजिकल एक्टिविटी उन लोगों में है नहीं। उन्हीं सारे लोगों में हार्ट रिलेटेड इश्यूज ले लो, या बहुत ही स्टार्टिंग में मतलब अर्ली 30s में क्या होता है, इन्हों में इन सारे लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और इन लोगों में आप देखोगे इनको फटीगनेस यानी कि थकावट बहुत ही ज्यादा महसूस होगी। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, या फिर पुअर स्लिप कह लो। हम लोगों का सोने का टाइमिंग भी जो है वो नॉर्मल नहीं है। कोई कोई लोग 12 12 1 1 बजे तक सोते नहीं है, जल्दी सोते नहीं है, सुबह लेट उठते हैं, यानी कि सुबह का एक्सरसाइज का स्केड्यूल भी उनका मिस हो जाता है, सुबह एक्सरसाइज नहीं करते, लेट खाना खाते। जैसे हम दिन का शुरुआत अगर लेट करेंगे तो सभी काम हमारे जो दिन के होते हैं वो सारे लेट लेट होते जाएंगे। अगर आप सुबह लेट उठोगे तो क्या होगा, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे या नहीं करोगे। लेट उठोगे तो नाश्ता आपका लेट हो जाएगा, ब्रेकफास्ट लेट हो जाएगा। बहुत से ऐसे आप सभी में या मुझ मेरे साथ के जो भी लोग होते उन सभी में हम देखते हैं, अगर हम सुबह लेट उठते तो हम ब्रेकफास्ट तो स्किप कर ही देते, और खाना हम 2 या 3 बजे कभी तो खा लेंगे। इस सभी चीजों की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा जो बॉडी का जो एक्टिविटी होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बट ये अर्ली 20 30 40s में नहीं समझ में आएगा। ये कब समझ में आता है, जब आप 40 45 क्रॉस करोगे, तब आपको जॉइंट पेन रिलेटेड इश्यूज होने लग जाते हैं। आपको थोड़ा सा चलने फिरने में आपको थकान महसूस होती है। बहुत से पेशेंट ऐसे कहते हैं सांस फूल रही है, 40 एज में भी लोगों को ऐसे लगता है कि मतलब मुझे 50 60s का पेन बॉडी में फील होता है। बहुत से पेशेंट कहते हैं आपको ऐसे कि मेरी तो उम्र है भी नहीं अभी, लेकिन फिर भी मुझे ये तकलीफ हो रही है। ये क्यों हो रहा है? आपका न्यूट्रिशन प्रॉपरली बैलेंस नहीं हो रहा है, लाइफस्टाइल जो खराब चल रहा है, इन्हीं सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं ये हार्ट पे इफेक्ट कर रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी आज, जैसे कि हम कहते हैं कि नॉर्मल चेस्ट पेन भी कभी कभी होता है, और कार्डियक रिलेटेड यानी कि हार्ट रिलेटेड भी चेस्ट पेन बहुत लोगों को फील होता है। बट इसमें डिफ्रेंशिएट आप कैसे करोगे, या फिर आप कैसे समझ पाओगे एक प्राइमरी बेसिस पे? मैं जानती हूँ कि आप मतलब रेगुलर हो, आपको नॉलेज है हेल्थ रिलेटेड, लेकिन आप उतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे हर टाइम। बट फिर भी एक अवेयरनेस रहना, मेरे डेजॉय के परिवार के सभी लोगों को मुझे ऐसे लगता है कि सभी को एक ब्रीफ अवेयरनेस तो होना चाहिए, और मेरे रहते हुए तो मैं सभी को एक ब्रीफ अवेयरनेस देना चाहूंगी। यानी कि आप कभी बाहर ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, या फिर आप कहीं ऑफिस में मीटिंग दे रहे हो, कहीं ऑफिस में बैठे हो, अगर किसी को वहां पे डिस्कम्फर्ट होता है, चेस्ट पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, कुछ ऐसे सिम्टम्स फील होते हैं, तो शायद आपको उन्हें उस टाइम पे गाइड करना बहुत जरूरी होगा। या इस टाइम कोई कोई क्या करता है, पेशेंट को पानी पिला देते, कोई कहते कि चेस्ट अगर उसको डिस्कम्फर्ट है तो कोई तो चेस्ट कंप्रेशन देना शुरू कर देते, चेस्ट को मसलना शुरू कर देते कि नहीं इसे शायद ना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो चलो इसके हाथ पैर को थोड़ा सा ये कर देते। बट वो कब करना जरूरी है और कब नहीं, आज हम कुछ ऐसे
बेसिक अलार्मिंग साइंस देखेंगे कि जो आपके चेस्ट पेन और कार्डियक रिलेटेड कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, और किसी पेशेंट को अगर आप जब ये डिफ्रेंशिएशन बताओगे या उन्हें डेप्थ में नॉलेज दोगे, तो तभी जाके हम जो डेजॉय के प्रोडक्ट सभी को सप्लीमेंट जो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, आपके पास जो भी कंज्यूमर आते हैं उनको, तो उनको आप पे और ट्रस्ट बढ़ जाएगा कि आप जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप जो भी लेवल पे अभी फिलहाल कंपनी में हो, तो उनको आप पे ट्रस्ट हो जाएगा कि आपको पूरी तरह इस चीज का नॉलेज है, चाहे वो सप्लीमेंट का हो या सप्लीमेंट जिस चीज के लिए दे रहे हो उसका आपको पूरी तरह नॉलेज है। हम कुछ बेसिक्स आज ना सिम्टम्स देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स हमें रेगुलर तौर पे दिखते हैं। सभी के लिए बहुत कॉमन होता है चेस्ट पेन। बहुत बार आप सुनते हैं कि छाती में दर्द होता है, भारी भारी सा फील होता है, वजन लगता है, जो कि हम हमारे लैंग्वेज में कहते हैं कि प्रेशर फील होना, डिस्कम्फर्ट फील होना, टाइटनेस फील होना चेस्ट में। ये कुछ कॉमन से सिम्टम्स होते हैं। इसी के साथ अगर आप देखते हो कोई अगर आपको कहता है, अगर ये ऐसे चेस्ट कंफर्ट है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसके साथ एक क्वेश्चन पूछ लेना उन्हें, खाने में क्या खाए थे, कब खाया था, सोए कब थे। एक रैंडम क्वेश्चन पूछ लेना। और चेस्ट पेन किस प्रकार का है और कहाँ तक ये हो रहा है, मतलब ये कहाँ तक इसका डेविएट हो रहा है, किस तरह ये जा रहा है। अगर वो पेशेंट कहता है आपको ये पेन मुझे हाथ से लेके, मतलब मेरे शोल्डर जॉइंट से लेके मुझे बैक तक पेन हो रहा है, मेरे नेक से लेके मेरे जॉ तक मुझे पेन हो रहा है, ये भी आपको एक ध्यान में रखना है कि ये इसका जो पेन है ये रेडिएट हो रहा है, सिंपल एक जगह पे नहीं है, बट इट इज अ रेडिएटिंग पेन। और जब आप इनका कभी पल्स रेगुलर आप सभी देखते होंगे या फिर आप अभी से देख सकते हो, सभी पेशेंट का पल्स देखना है, हार्ट बीट इनके फास्ट है या नहीं है। हम रिस्ट जॉइंट पे हमारी जो रेडियल आर्टरी यानी कि हमारा जो थंब है, ये रेडियल आर्टरी होती है, यहाँ पे हम उनका हार्ट बीट चेक कर सकते हैं। 1 मिनट का काउंटडाउन लगाना है, 1 मिनट में 72 बार आपको फील होना चाहिए। या आप ऐसा बस ट्राई कर सकते हो, आप खुद पे पहले ट्राई कर सकते हो ये सारी चीजें। इरेगुलर हार्ट बीट अगर कभी किसी की दिखती है आपको, तो ये भी आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है। कभी कभी पेशेंट कहते हैं मुझे थकावट सी लगती है, मुझे घुटन महसूस होती है, मुझे अगर मैं स्टेप्स चढ़ लूं, अगर मैं थोड़ा सी सीढ़ियां चढ़ लूं, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी सांस फूल रही है। इसे कहते हैं हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्नी ऑन एक्सर्शन। यानी क्यों होता है ये, थोड़ा बहुत चलने के बाद ऑक्सीजन की लेवल जो होती है हमारे बॉडी में वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। ये क्यों होता है कि हमारे हार्ट से जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए, जितना ब्लड फ्लो मिलना चाहिए सभी ऑर्गन्स को, वो नहीं मिल पा रहा है। यानी कि स्पेशली लंग्स को नहीं मिल पा रहा है। सांस लेने की दिक्कत हो तो ये हमारे लंग्स से जुड़ी हुई है। तो अगर हमारे लंग्स को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, अगर लंग्स को हमारे प्रॉपरली जितना चाहिए उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, तभी जाके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्नी ऑन एक्सर्शन, ये सारे सिम्टम्स आपको पेशेंट में दिखाई देते। वीकनेस दिखाई देता है, फटीग जो कहते हैं हम कि थकावट है, फटीग यानी थकावट, रेगुलर लैंग्वेज में हम थकावट कहते हैं उसे। किसी किसी को ऐसे होता है, अगर कोई थोड़ा सा बाहर से चलकर आता है तो उसे एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, यानी कि नॉर्मल से भी ज्यादा स्वेटिंग होने लगना। रेगुलर तो सभी को थोड़ा बहुत चलते ही तो थोड़ा थोड़ा स्वेट आना, पसीना जिसे कहते हैं, पसीना आना तो नॉर्मल होता है। बट कोई अगर ज्यादा एक्सर्शन भी नहीं करता है, उन सभी पेशेंट में अगर कभी आपको देखते हैं कि एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है बैठे जगह पे, कभी कभी पेशेंट को बैठे जगह पे भी वीकनेस फील होना और स्वेटिंग आना बहुत कॉमन सिम्टम होता है, बहुत ही अलार्मिंग सिम्टम होता है आपके लिए। कहीं तो इससे कार्डियक रिलेटेड कुछ इश्यूज है या नहीं है, आपको रूल आउट करना बहुत जरूरी रहेगा। डिजीनेस लगना, लाइट हेडेड लगना। रेगुलर डिजीनेस क्या होता है, हम कहते हैं कि थोड़ा सा मुझे ऐसा ना हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है, किसी को सर भारी लगता है, किसी को सर हल्का हल्का सा लगता है। डिजीनेस यानी कभी कभी ऐसे होता है ब्लर विजन दिखता है, क्लियर विजन नहीं होता है, हम कहते हैं ना धुंधला धुंधला सा दिखता है, हल्का हल्का सा चक्कर आए जैसे होता है। इन सारे सिम्टम्स को निग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक कॉमन सिम्टम होता है सभी कार्डियक पेशेंट में कह लो या कोलेस्ट्रॉल रेज पर्सन में कह लो, स्वेलिंग होती है इन लोगों को। फेशियल स्वेलिंग होती है, एंकल स्वेलिंग होती है, इनके पैरों पे स्वेलिंग होती है। स्पेशली आप देख सकते हो फेशियल स्वेलिंग अर्ली मॉर्निंग में देखी जाती है ये पेशेंट में। सुबह उठने के बाद अगर चेहरे पे सूजन दिखाई दे, अगर आपके पैर पे सूजन दिखाई दे, यानी कि नी जॉइंट से नीचे या एंकल जॉइंट पे, फिट्स कह सकते हैं मुझे, फीट्स पे अगर आपको ऐसे लगता है कि भारी भारी है, स्वेलिंग दिख रही है, और सुबह सुबह उठने के बाद चेहरा भी आपको भारी लगने लगता है, स्वेलिंग लगने लगती है चेहरे पे, तो ये सारे अलार्मिंग साइंस होते हैं। कहीं ना कहीं
आपके हार्ट की हेल्थ अभी नॉर्मल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे ये सारे हार्ट हार्ट अटैक के या फिर कार्डियक स्ट्रोक के ये कुछ आपके सिम्टम्स है। हम ये कह रहे हैं कि ये सारे सिम्टम्स आपको कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपकी हार्ट की हेल्थ नॉर्मल फंक्शन में नहीं है, इज नहीं चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है हार्ट में। और जैसे कि हम सभी को जानते हैं, हार्ट इज द सेंटर ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स। एक रेगुलर प्रैक्टिकल अगर सोचा जाए, हार्ट हमारे फीलिंग्स से जुड़ा हुआ होता है। हम कहते हैं ना, अगर किसी ने मेरी प्रशंसा कर ली, मेरी तारीफ कर ली, दिल से उसने मेरी प्रशंसा की, दिल खुश हो गया, तो ये फीलिंग्स का सेंटर है, इमोशंस का सेंटर है। अगर इमोशंस नहीं रहेंगे, फीलिंग्स नहीं रहेंगे लाइफ में, तो हम जी कैसे पाएंगे? हम एक हेल्दी, या फिर हम कह सकते हैं कि हैप्पीनेस, जो खुशी हमें मिलती है। अगर आज मैं आप सभी की तारीफ कर लूं या आप सब मेरी तारीफ कर लो, मैम आज का सेशन बहुत अच्छा है, आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ, जैसे कि आप मुझे हर सेशन के बाद आप सभी मुझे कहते हो कि आपका एक्सप्लेनेशन तरीका बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप सभी को इतना अच्छा नॉलेज दे पा रही हूँ। लेकिन मुझे जो खुशी महसूस हो रही है, मैं कहना क्या चाह रही हूँ आपको, मुझे जो खुशी महसूस हो रही है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हार्ट। हार्ट इज द सेंटर ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो हार्ट की जो हेल्थ है, उसे तो प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, हमारे हैप्पीनेस के लिए तो बहुत जरूरी रहेगा हमारे लिए। ये सारे अलार्मिंग साइंस को, ये सारे चेंजेस को अच्छे से देखना, इन्हें समझना, ये बहुत ही जरूरी रहेगा। आई होप आप सभी को मैं जो कह रही हूँ, मैं जो समझा रही हूँ, वो आप सभी को समझ में आ रहा है। कॉमन जो सिम्टम्स मैंने आपको अभी बताए कि ये सारे सिम्टम्स जो है ये हमारे हार्ट रिलेटेड होते हैं। चेस्ट पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, पेन इन आर्म, नेक, जॉ, चेस्ट पेन होता है, इरेगुलर या फास्ट हार्ट बीट जो कहते हो आप, वो क्यों होता है? सांस लेने में दिक्कत जो आती है, स्वेटिंग जो पेशेंट्स को आती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है, वीकनेस ज्यादा लग रहा है पेशेंट को, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। हर कोई पेशेंट जब आपके पास कंप्लेन लेकर आएगा कि मुझे कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, मेरा एलडीएल बढ़ा हुआ है, एचडीएल बढ़ा हुआ है, या फिर कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल मेरा डिस्टर्ब है, ये तो आपको ये सारी चीजें उन्हें पूछना है। इसके बाद आपके पास जो कोई आएगा, आप इस सभी के साथ हार्ट रिलेटेड कोई अगर प्रोफाइल लेकर आता है आपके पास, 2D को जो होता है, आप मुझे बहुत बार सभी मेरे पेशेंट्स जो होते हैं मुझे 2D को सेंड करते हैं सभी का। 2D को हार्ट टेस्ट जो करके लाते हैं आप सभी लोग, ईसीजी करके लाते हैं। अगर कोई आपको ईसीजी भी दिखाए तो आप एक रैंडम पूछ लेना उन्हें, आपको ये सारी दिक्कत है, आपको ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, ये इनमें से कुछ जो भी सिम्टम्स है, ये आपने सभी सिम्टम्स उनको थोड़ा थोड़ा करके आपने उनसे जान लेना है कि उन्हें कौन कौन से सिम्टम्स है, कौन कौन सी दिक्कत उन्हें आ रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर हम, मैंने आपको ये सिम्टम्स आज समझा दिए कि ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये सारी दिक्कतें आती है, लेकिन हमें ये सारी दिक्कतें आने तक का वेट तो नहीं करना है, ना मेरे साथ ना आपके साथ, हमें ये वेट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, जो पेशेंट हमारे पास कुछ दिक्कतें लेकर आते हैं, हम उन्हें रिजॉल्व करेंगे, हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते, हम उन्हें सप्लीमेंट देते हैं। बट अगर कोई हेल्दी पर्सन है, अगर आपको दिखता है कि वो ओबेज है, उन्हें मोटापा है या फिर उनका वेट बढ़ा हुआ है, आप उन्हें रैंडमली कह सकते हो लिपिड प्रोफाइल कर लो, बता दो आपका लिपिड प्रोफाइल। यानी कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आपको हमेशा खुद के क्योर पे ज्यादा ना ध्यान देते हुए प्रिवेंट करनी चाहिए कुछ चीजें। अगर आपको ऐसे लगता है ये पेशेंट आज ओबेज है, इनका वेट बढ़ा हुआ है, एक लिपिड प्रोफाइल देख लेना है पेशेंट का, ताकि ये सारे सिम्टम्स अभी फिलहाल तो उसे नहीं होंगे, बट जब उसका कोलेस्ट्रॉल कुछ थोड़ा बहुत बढ़कर आता है, तो आपका काम है उसे ये कहना कि आपका कोलेस्ट्रॉल अभी इतना है, हम ये सप्लीमेंट दे सकते हैं फॉर योर वेल बींग। यानी कि हमें ये सारे सिम्टम्स का वेट नहीं करना है कि कब चेस्ट पेन होगा, कब मुझे एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, कब मुझे हाथ में, मेरे जोड़ों में दर्द होगा, या फिर मुझे मेरे पीठ में दर्द शुरू हो जाएगा, मुझे सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो शायद मैं बता दूंगी या फिर मैं कंसल्ट करूंगी। हमें नहीं करना है बिल्कुल भी ऐसा। हमें ऑलवेज प्रिवेंशन पे ध्यान देना है, हर चीज का प्रिवेंशन करना, ये हमारा एम होना चाहिए। कुछ मैं ऐसे बताऊंगी आपको कि रेगुलर, जैसे अब हमने हार्ट हेल्थ के बारे में सुना सुना या सेशन में देख रहे हैं हम कि हार्ट हेल्थ किस तरह हमें प्रिवेंट करना चाहिए, किस तरह हमें हमारे हार्ट का ख्याल रखना चाहिए। बट कुछ ऐसा नॉर्मल, आप सभी को ये क्वेश्चन आता होगा कि एग्जैक्टली हम सब कहते हैं ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होना चाहिए, तब जाके हार्ट अटैक की दिक्कत नहीं आएगी, हार्ट स्ट्रोक की दिक्कत नहीं आएगी।
बट आप कैसे मानोगे ना, मतलब ये कि हार्ट स्ट्रोक अब इन पेशेंट में शायद होगा, या इन्हें चांसेस है, या फिर ये पेशेंट को थोड़ी संभावना हो सकती है कि इन्हें आगे जाके हार्ट अटैक का कुछ संभावना है। ये किस तरह काम होता है, मतलब हार्ट अटैक एग्जैक्टली हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है कि आज सुबह हम उठे, हम बहुत बार सुनते हैं लोगों का, सुबह सुबह उठने के बाद उन्हें चेस्ट डिस्कम्फर्ट हुआ, अचानक से उन्हें चक्कर आए, और अचानक से उन्हें हार्ट अटैक भी हुआ। मतलब आप हॉस्पिटल कोई पेशेंट ले जा रहे हो तो तब तक उतना समय नहीं रह पाता है। बट ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है कि हार्ट अटैक अचानक से हो जाए या कार्डियक अरेस्ट अचानक से शुरू हो जाए। हार्ट अटैक ये जो प्रोसीजर है, ये कहीं ना कहीं बहुत टाइम से आपके बॉडी में धीरे धीरे करके शुरू होना होता है। इसका मतलब इसका जो स्टार्टिंग है वो कब से शुरू होता है, बट हम एक आदत हो चुकी है कि नेग्लिजेंस बहुत करते हैं। हम साइन सिम्टम्स पे ध्यान नहीं देते, थोड़ा बहुत कुछ चेंज आ जाए बॉडी में तो हम उसकी ओर इतना ध्यान नहीं देते हैं। मैं आज आपको एक छोटे इसमें एक स्मॉल एग्जांपल में भी बताऊंगी कि किस तरह हार्ट अटैक होता है, या किस तरह आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें आपको नॉर्मल अगर रहना है, मतलब ये नॉर्मल क्यों रहना है, अगर ये नहीं रह पाएंगे तो किस तरह ये छोटी चीजें आपको हार्ट अटैक की ओर ले जा सकती है, ये हम सीखते हैं। हमारे हार्ट में चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स, 4 चेम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। आर्टरीज होते हैं, जो मैं कह रही हूँ ना कि हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, तो हार्ट बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है तो कहीं तो आर्टरीज होने चाहिए जो हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो पूरे ऑर्गन्स को सप्लाई कर सके। तो वो ब्लड किस तरह से जाएगा सभी ऑर्गन्स को, तो वो आर्टरी जो होते हैं हमारे बॉडीज में, आर्टरी हमारे ऑर्गन्स में, जो सारे ऑर्गन्स में सारे मसल्स में आर्टरीज होते हैं, वेंस होते हैं, इन्हीं से पूरे न्यूट्रिएंट्स, ब्लड सेल्स और ऑक्सीजन सप्लाई होता है। तो हमारे हार्ट के आर्टरीज होते हैं जो इन्हीं चेम्बर्स से, राइट एट्रियम से, वेंट्रिकल से जो ब्लड प्यूरिफाई होकर जो बाहर निकलता है, ये सारे आर्टरीज वेंट्रिकल्स हमारे बॉडी को पूरी तरह से ब्लड सप्लाई करने के लिए काम करते हैं सभी ऑर्गन्स की ओर, लीवर, स्प्लीन, आपके ब्रेन की ओर, किडनीज की ओर, ताकि ये सारे जो ऑर्गन्स है वो अपना अपना काम बहुत ईज में परफॉर्म कर सके। ये जो आर्टरीज मैं कह रही हूँ कि हमारे हार्ट में जो आर्टरीज है, बॉडी में जो आर्टरीज है, तो ये कह सकते हो आप एक पानी का जो पाइप होता है, जैसे कि हम बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, पानी का जो पाइप होता है, अगर आप पानी नल चालू करते हो, पाइप में से पानी बहुत इजीली फ्लो होना शुरू कर देता है। आप ऐसे समझ लो हार्ट हमारा नल है, आपने नल चालू कर दिया, यानी हार्ट में से जो भी ब्लड है, जो प्यूरिफाई ब्लड है, वो ब्लड कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, यानी कि बॉडी की ऑर्गन्स की ओर जा रहा है। यानी कि जो नल चालू किया है, पाइप में से जो पानी निकल रहा है वो हम कहीं बकेट में हो, कहीं में स्टोर कर रहे हैं, तो बहुत इजीली जा रहा है ये। जब पाइप को हमें कहीं डिस्टर्ब नहीं किया है, पाइप को कहीं हर्डल नहीं बनाया है बीच में, कहीं उस पर प्रेशर नहीं आया है, तो पानी बहुत ईज में चले जाता है। वैसे ही हमारे आर्टरीज अगर हेल्दी है तो ब्लड बहुत ही इजीली फ्लो होता है सारे ऑर्गन्स की ओर। और अगर अगर ऐसे होता है हमारे जो आर्टरीज है वो थिक हो जाए, यानी कि वो हार्ड हो जाए, वो आर्टरीज में कुछ लेयर फॉर्म हो जाए, अगर कुछ लेयर अंदर से फॉर्म हो जाएगी तो क्या होगा, पानी का जो पाइप है आपका, अगर उसमें अंदर से, आप जैसे बोरिंग के पानी ले लो, अगर आप बोर का पानी अगर कहीं चालू करते हो, वो नली में अगर कहीं खराबी आ जाती है, वो नली में अगर वो बोर का पानी जो होता है हार्ड वाटर होता है, वो सॉल्ट साइड में थोड़ा सा जमा हो जाएगा, वो पाइप के ये साइड से और ये साइड से अगर दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सॉल्ट जमा हो जाए, तो वो जो पानी बहुत ईज से जा रहा था नली में से, अब वो उतने ईज से जा पाएगा या नहीं, क्यों नहीं जाएगा, उतने ईज से या फिर उतनी आसानी से क्यों नहीं जा रहा है वो पानी, क्योंकि वो जो पाइप है, वो पाइप में थोड़ा सा हर्डल बना हुआ है, कुछ तो रोक रहा है वो पानी को आगे इजी फ्लो होने से। तो वो क्या रोक रहा है, जैसे कि मैंने पानी के लिए कहा है हार्ड वाटर है, तो वो वहां पे जमा हो रहे सॉल्ट्स, तो वो उसे रोक रहा है। लेकिन हमारे जो हार्ट के जो आर्टरीज है, जो मसल्स है हमारे हार्ट की, तो उन्हें क्या रोक रहा है, कुछ तो चीज है ना, जो पाइप में जो जमा हो रहा था वो तो उसे रोक रहा था, बट हमारे आर्टरीज में क्या ऐसी चीज है जो जमा हो रही है और वो रोक रहा है हमारे ब्लड फ्लो को, उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, अब ये हम खाने में से एक्सेसिव, कभी कभी जो मैं कहती हूँ ऑयली फैटी फूड्स क्यों नहीं खाना चाहिए, हमारे खाने में ही तो पूरा फैट्स है, पूरे ऑयल्स जमा हुआ होता है,
इसीलिए ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जैसे कि एलडीएल कहते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल आपके आर्टरीज में जमा हो जाता है। यानी कि ये जो आर्टरीज है, ये इसके जो साइड वॉल्स होते हैं, तो ये साइड वॉल्स में जमा होता है, बीच में नहीं जमा होता है कभी भी। ये जो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होगा, ये साइड वॉल्स में जमा हो जाएगा आर्टरी के, जिसे हम प्लेक कहते हैं। प्लेक, प्लेक यानी क्या होता है, कुछ तो ऐसे जमा हो जाएगा। या फिर आप कोई भी चीज ऐसे इकट्ठा कर लो एक जगह पे, जो कि हर्डल बनाएगी, यानी कि वो रुकावट पैदा करेगी किसी चीज में। ऐसे फॉर्मेशन को प्लेग कहेंगे हम इधर, कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कोलेस्ट्रॉल के जो पार्ट्स होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल जो फॉर्म हो रहा है हमारे बॉडी में, वो हमारे साइडवेज में आर्टरीज में जमा होते जा रहा है, साइडवेज में। और इसी से क्या होगा, अगर हमारे दोनों साइड में आर्टरीज का जो राइट लेफ्ट दोनों भी साइड जो होते हैं, बीच में से जब ब्लड जाएगा इजीली, तो साइड में जो वॉल्स पे जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर वो प्रॉपरली हमारे ब्लड को आगे नहीं जाने देगा, तो तभी जाके कहीं ना कहीं आगे जाके कुछ इशू होगा, कुछ दिक्कतें आएगी। तो ये दिक्कतें क्या आ सकती है, धीरे धीरे करके अगर रोजाना आप देख लो, बहुत सालों से कोई लोग बहुत फैटी फूड खाते हैं, बाहर का खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे करके जमा होते जा रहा है। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, आपको याद होगा, मैंने कहा है कि कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में ऐसे होते जाता है बहुत टाइम से, तभी जाके हमें हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। एकदम से ये चीजें नहीं होती है, अचानक से ये चीजें नहीं होती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, धीरे धीरे करके वो जो कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरीज में जो जमा होते जा रहा है, वो कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं एक चोक पॉइंट तैयार करेगा, यानी वो कहीं ना कहीं रुकावट लाएगा हमारे आर्टरीज में। इसी की वजह से क्या होगा, अगर यहाँ से आप देख लो राइट और लेफ्ट साइड को, ये अगर एक आर्टरी है, और यहाँ से अगर यहाँ पे कुछ तो ऐसे जमा हो जाए या हर्डल हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, जो आर्टरी आपकी इतनी बड़ी, जो उसका डायमीटर बड़ा था, अब वो आर्टरी छोटी हो चुकी, नैरो हो चुकी है। यानी कि अब जगह बहुत छोटी हो चुकी है जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है। फिर भी हमारी बॉडी का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग होता है, अचानक से कोई सिम्टम्स नहीं बताते। हमारी बॉडी खुद ब खुद रिप्लेनिश होती है, कुछ ना कुछ अलग टिश्यूज रिप्लेनिश होते हैं, रीजनरेटिव प्रोसीजर होता है बॉडी में, जो खुद ऐसी चीजें फॉर्मेशन करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है हमारे बॉडी की, खुद से इम्यूनिटी स्ट्रांग जब रहती है, तो इन्हीं सारे पेशेंट्स में हमें बहुत जल्दी ये चीजें नहीं दिखाई देगी। बट अगर बहुत लंबे समय तक हम इसे निग्लेक्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेयर्स अगर बनते ही जाते, तो आर्टरी नैरो होती जाएगी, यानी कि स्पेस छोटा होते जाएगा। अगर कोई भी स्पेस छोटा होते जाएगा, हमारे आर्टरीज में स्पेस जब छोटा होगा, तो क्या होगा, ब्लड फ्लो जिस मात्रा में, जिस अमाउंट में ब्लड फ्लो होना चाहिए, वो नहीं होगा। जिस स्पीड से वो होना चाहिए, वो स्पीड से नहीं हो पाएगा। जिस टाइम पे उसे सामने पहुंचना है, अगर उसे पेट तक, डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचना है, आपके पैंक्रियाज लीवर तक पहुंचना है टाइम से, वो टाइम से पहुंच पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि प्रोसीजर स्लो हो जाएगा ना कहीं ब्लड सेल्स जो है, वो ब्लड सेल्स ऐसा लिक्विड, जैसे हम कहते हैं कि अगर ये ब्लड अगर हम कहीं पिंच कर ले, ब्लड जैसे सिंपल बाहर आता है, ब्लड वैसे तो होता नहीं है। माइक्रोस्कोप के अंडर देख लो तो सेल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल सर्कुलर शेप जो सेल्स होते हैं। तो वो सेल्स को, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो कि ऐसे ही सेल्स होते हैं, एग्जैक्टली आरबीसी। तो वो सेल पानी पानी जैसे तो नहीं है कि वो फ्लो हो जाएंगे। वो सेल्स को आगे जाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आर्टरी नैरो होती जाएगी, उनकी जगह अगर छोटी होती गई, टाइम बढ़ जाएगा। उनका जो अमाउंट है, जो जितना अमाउंट चाहिए ऑर्गन को, उतना अमाउंट का ब्लड, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। और इसी वजह से आगे जो भी ऑर्गन को ये ब्लड जा रहा है, वो टाइम से नहीं जाएगा, चाहिए उतने वो अमाउंट में नहीं जाएगा। तो आगे का जो ऑर्गन जो प्रोसीजर करता है, वो ऑर्गन की जो एक्टिविटी है, वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होगी। जैसे कि आप ले लो, पैंक्रियाज आपके डाइजेशन प्रोसेस में काम करते हैं, अगर वो इंसुलिन सीक्रेट नहीं करेंगे, हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, अगर हमारा स्टमक सीक्रेट नहीं करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम टाइम पे सीक्रेट नहीं होंगे, तो डाइजेशन नहीं होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, चेस्ट बर्निंग फील होगा। ये कहाँ पे आ रहा है घूम फिर के? चेस्ट बर्निंग और हार्ट पे। क्यों हो रहा है? एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए है पैंक्रियाज को, लीवर को। ये एक एग्जाम्पल है, एक ऑर्गन को अगर इतना ब्लड नहीं मिला, तो ये सारी चीजें होगी, और अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं जाके आपके हार्ट हेल्थ पे, आपके चेस्ट पे ये इम्पैक्ट करने वाली है। जैसे कि मैंने कहा है कि अब ये जो सेल्स है जो हैम्पर कर रहे हैं, जो बीच में
हर्डल बना रहे हैं, तो ये हर्डल कभी कभी बना के वॉल्स के साइड में बनते बनते जाते हैं, बट एक टाइम ऐसे आ जाता है कि ये वॉल्स के साइड से निकल के बीच में जहाँ की ब्लड फ्लो हो रहा है वहीं पे ये आके रुक जाते हैं। साइड से ब्लड फ्लो होगा लेकिन बीच में जो क्लॉट बन जाता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल साइड में बिल्डअप होता है, इससे जो ब्लड फ्लो होगा वो आरबीसी कहीं ना कहीं रप्चर हो जाएंगे, इसको टकरा के, इसको लग के आरबीसी फूट जाएंगे। जो ब्लड सेल्स है वो रप्चर अगर हो गए वहीं पे वो फेटल हो जाता है, मतलब उनकी डेथ हो जाती है वो आरबीसी से। तो डेथ हो जाएगी, फेटल यानी डेथ। जो भी आपके आरबीसीज है, जो भी रेड सेल्स है, अगर वो डेथ हो गई वो वहीं पे रुक जाते, उसका क्लॉट बन जाता है। हम कहते हैं ना खून में गांठिया बन गए, किसी किसी की आप शिकायत सुनते हैं खून में गांठिया है, पैर को हाथ लगाओ तो बहुत मोटे मोटे से इनके नस लगते हैं हाथ को। ये क्यों लगते हैं? वेन्स आर्टरीज मोटे मोटे क्यों हो जाते हैं? कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो जाता है कहीं ना कहीं। किसी पेशेंट में तो आप ब्लड क्लॉट्स भी देखते हो, डीवीटी जो कभी कभी मुझे आप लोग शेयर करते हो कि डीवीटी है इन लोगों को, मतलब पैर में कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट्स है। यही पैर की नहीं, ये बाकी सारे ऑर्गन्स में ब्लड क्लॉट्स होते हैं। यही ब्लड क्लॉट्स बीच में हमारे कहीं तो ब्लड फ्लो को हैम्पर करेंगे, रुकावट लाएंगे। अगर ये ब्लड क्लॉट बीच में रुकावट लाएगा तो तब ये क्या होने वाला है, सामने जो ब्लड जा रहा है कहीं ना कहीं सामने के ऑर्गन्स का स्टार्वेशन होता है, उन्हें पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। कहीं ना कहीं ये ब्लॉक्ड आर्टरी की वजह से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो आगे नहीं पहुंच पाता है रिक्वायर्ड ऑर्गन्स के लिए। इसीलिए क्या होता है, और सिर्फ ऑर्गन्स का ही नहीं, अगर आपके हार्ट का भी प्रोसीजर जो चल रहा है, हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए होता है ना उसके काम के लिए। अगर हार्ट के पास भी, हार्ट के मसल्स को भी अगर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिलता है तो हार्ट के मसल्स भी एक टाइम तक वो खुद से खुद वो रिप्लेनिश होते हैं, खुद से खुद वो अपना काम करते हैं। बट कहीं ना कहीं एक स्टेज आ जाती है जब वो मसल्स थक जाते हैं, मसल्स ट्रिगर हो जाते हैं, उन्हें अगर ब्लड प्रॉपर नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो मसल्स काम करना बंद कर देते हैं, स्टार्वेशन हो जाता है उनका, यानी भूख लग जाती है उन्हें, उन्हें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो स्टारवेशन में जाएंगे बहुत दिन तक। और अगर उनकी भूख, अगर वो मिटती नहीं है, वो उन्हें नहीं मिल पाता है, जो ऑक्सीजन हो, जो भी ये सारी चीजें उन्हें चाहिए होती है वो नहीं मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं ये मसल्स काम करना बंद कर देंगे। और अगर हार्ट के मसल्स काम करना बंद कर देंगे तो आप सभी को पता है कि एग्जैक्टली क्या उनका प्रोग्रेशन होगा फिर आगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, आपके ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है वो रेड ब्लड सेल्स है। यही स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, एक स्मूथ येलो में जो आप देख रहे हो, तो ये आपके एलडीएल पार्टिकल्स है, कोलेस्ट्रॉल के जो पार्टिकल्स है वो जमा होते 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 ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, धीरे धीरे करके वो आपके वॉल पे बिल्डअप हो जाते हैं। जैसे कि बॉटल नेक जैसा शेप दिख रहा है, देखो आपको नीचे आर्टरी का वो बॉटल नेक जैसे शेप हो जाता है। क्यों हो रहा है वो छोटा छोटा नैरो क्यों हो गया है? वो साइड में जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है वो कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल से, कोलेस्ट्रॉल बन चुका है वहां पे, इसीलिए वो नैरो हो गई है आपकी आर्टरी। और थोड़ा अगर आप उसे और ही निग्लेक्ट करते हो, ये सारी चीजों को ध्यान नहीं रखते हो, तो क्लॉट बन जाते हैं। आप देख सकते हो सामने जोन फोर्थ में रप्चर ऑफ द क्लॉट, रप्चर एंड द क्लॉट्स। वो क्लॉट का अगर रप्चर हो जाए, वो वहीं पे अटक जाए, वहीं पे हर्डल बना दे, तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्लॉकेज आ रहा है ना, आर्टरी में ब्लॉकेज आया है। ये सारे जो ब्लॉकेजेस आने के बाद आप कहते हो कि पेशेंट को ब्लॉकेज है, आर्टरी में ब्लॉकेज किस चीज का होता है? ये ब्लॉकेज होता है हमारे जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो आरबीसीज मर चुके होते हैं उन सारी चीजों का ये ब्लॉकेजेस होता है। अगर आर्टरी में कहीं ब्लॉकेज आ जाता है, ऑक्सीजन आगे नहीं पहुंच पाएगा, हार्ट मसल्स आपके वीक हो जाएंगे और हार्ट आपका नॉर्मल तरीके से फंक्शन करने बंद कर देगा। तो आपको इसी से समझ में आता है कि अगर ये सारी चीजें, यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल ना हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल ना हो, आप अगर प्रॉपर डाइट ना लेते हो, आपकी जो डाइटरी हैबिट्स है, जो कभी कभी कोई लोग खाने में बहुत शुगर इंटेक करते हैं, सॉल्ट इंटेक करते हैं, लोग बहुत बहुत लोगों को आदत होती है कि खाने में अगर नमक कम हो गया तो हम ऊपर से ऐड करके एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए। दैट इज नॉट अ गुड डाइटरी हैबिट। हमारा डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर डाइट अच्छा नहीं रहेगा तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके हमें हार्ट स्ट्रोक तक, हार्ट हार्ट के लिए रिलेटेड जो समस्याएं हैं, इन सारी चीजों की ओर लेके जाएगी। ओवरवेट ओबेसिटी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ओबेस पेशेंट हो, ओबेसिटी ज्यादा हो, ओवरवेट अगर कोई पेशेंट है, इन सारे लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल हमेशा होता है। ये सारे लोगों में इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, एलडीएल देख लो, एचडीएल देख लो आप, इनका बढ़ा हुआ होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल तो यूजुअली बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। कुछ कोलेस्ट्रॉल है जो ब्लड के लिए अच्छा होता है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन एक बैड कोलेस्ट्रॉल है जो कि वो अच्छा नहीं होता है हमारे बॉडी के लिए।
कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स देखते हैं हम अभी कि बहुत कम ऐसे लोग हैं कि बहुत एज है उनकी कि उन्हें हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, लेकिन आप देख लो 20-30s के लोग भी आपके पास हार्ट रिलेटेड इश्यूज लेकर आते हैं। इनका कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं होता है, कभी कभी इनको कुछ हेरिडिटरी भी नहीं होता है, बट फिर भी इन्हें हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो ये सारे लोगों में ये नहीं होना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए उन्होंने। हार्ट रिलेटेड हमें अवेयरनेस चाहिए कि ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि हमेशा बॉडी चेकअप करना है, बॉडी प्रोफाइल करना है, देखना है। अगर आपके फैमिली में किसी को फैमिली हिस्ट्री है हार्ट रिलेटेड डिजीज की, तो ये सारी चीजों का भी आपने ध्यान रखना है कि फैमिली रिलेटेड है, यानी हमें भी कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए। लाइफस्टाइल आपको चेंज करना है सभी का, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, स्मोकर्स लोग आप देख लो, यूजुअली बहुत लोगों को स्मोकिंग अल्कोहल हैबिट होती है। कुछ कुछ लोगों को अब जैसे हम देखते हैं, हम सभी को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस लेवल सभी का होता है, सभी को थोड़ा थोड़ा अपने काम का स्ट्रेस हो, घर में आप इंडिविजुअल कोई औरतें हमारी जो फीमेल से जो घर में काम करते हैं उन्हें घर का भी स्ट्रेस होता है, सभी लोग, सभी फीमेल को घर के कुछ काम मैनेज करने पड़ते। ये सारी जो लाइफ स्टाइल है, ये आपको, हमारी जो लाइफस्टाइल चॉइसेस ही हमारे लिए जो नहीं, मुझे ये अच्छा रहना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करना है, डाइट अच्छा लेना चाहिए, मेरा वेट कंट्रोल रह सके, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपका हार्ट हेल्थ बहुत ही अच्छा हो जाए। अजय, आइए हम देखते हैं कि डेजॉय के हम ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं। मैं जो हमेशा कहती हूँ कि प्रिवेंशन करो प्रिवेंशन करो, तो जिस किसी को भी अगर कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, मैंने जो 8-9 सिम्टम्स आपको जो बताए, वो सिम्टम्स कुछ दिक्कत है, तो उन सभी लोगों में हम हार्ट रिलेटेड कौन से ऐसे जो सप्लीमेंट्स है हमारे, जो हार्ट हेल्थ पे, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे आप क्या एक्ट करेंगे, हम एक एक करके देखते जाएंगे कौन से ऐसे ऐसे जो प्रोडक्ट्स है जो हम पेशेंट्स में, जो हम रेगुलर किसी के वेलबिंग के लिए भी हम दे सकते हैं। स्टार्टिंग विथ एडिलिपो टैबलेट। एडिलिपो टैबलेट ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, हार्ट हेल्थ में सपोर्ट करता है, ब्लड सर्कुलेशन में सपोर्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको अभी पूरा एग्जाम्पल बताया, ब्लड सर्कुलेशन ही अच्छा होगा, कहीं बीच में कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा, बीच में कहीं भी अगर रुकावट नहीं आएगी, तो तभी जाके ये सारी चीजें जो भी फंक्शनिंग करते हैं हमारा हार्ट, ये नॉर्मल फंक्शन कर पाएगा। आप सभी को लिपिड प्रोफाइल अगर आप देखते हो, आप सभी का अगर लिपिड प्रोफाइल चेक करते हो, किसी का एलडीएल अगर बढ़कर आता है, उन सभी लोगों में आप एडिलिपो टैबलेट, इसका डोज कैसे देना है, 1 या 2 टैबलेट आपको सुबह शाम देना है, एम्प्टी स्टमक में दे सकते हो आप इसे। एम्प्टी स्टमक का डोज ये डिपेंड करेगा आपके पेशेंट की कंडीशन पे, बिकॉज अगर कोई बेड रिडन पेशेंट है, उनको अगर लिक्विड डाइट चल रहा है, तो आप उन पेशेंट में आफ्टर मील, मतलब उनके लिक्विड डाइट के बाद भी दे सकते हो, और डोसेज भी डिपेंड करेगा, आप उन्हें 1 टैबलेट भी दे सकते हो, डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कितना बड़ा है, एचडीएल कितना बड़ा है, और उनकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी आपको, ब्लड प्रेशर है या नहीं है पेशेंट को। ब्लड प्रेशर भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके हार्ट हेल्थ पे इम्पैक्ट जरूर करता है। ब्लड प्रेशर, अगर हार्ट का प्रेशर बढ़ता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, तो ब्लड बहुत तेजी से आपके हार्ट की ओर चले जाता है। ब्लड का प्रेशर इसीलिए कंट्रोल रहना जरूरी होता है, क्योंकि हार्ट को चाहिए उतना ही ऑक्सीजन और उतना ही ब्लड मिलना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यानी कि बॉडी का जो प्रेशर होता है ओवरऑल, वो अगर बढ़ जाता है, तो हमारे आर्टरीज से ब्लड बहुत जल्दी 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 फास्ट फास्ट में हमारे बाकी ऑर्गन्स की ओर जाएगा, और अगर हार्ट के पास बहुत ब्लड चला गया, तो उतने अमाउंट का जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होके बाहर नहीं निकलता है, तो हार्ट पे प्रेशर आना शुरू होता है। हार्ट पे अगर प्रेशर आएगा, उसके मसल्स थक जाएंगे, मसल्स अगर थक जाते हैं तो उनका एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगा। इसीलिए आपको ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। एडिलिपो टैबलेट जैसे मैंने कहा है, आप एचडीएल एलडीएल सब चेक करना है, लिपिड प्रोफाइल देखना है, तभी जाके एडिलिपो आप दे सकते हो पेशेंट को। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन एलिक्सर। गोल्डन एलिक्सर, इसके जो नैरो कर्क्यूमेंस होते हैं वो सभी ऑर्गन्स पे बहुत अच्छा एक्ट करते हैं, स्पेशली ऑन द हार्ट। हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, बीपी को रेगुलेट करते हैं, अभी मैंने आपसे कहा है बीपी रेगुलेट रहेगा, तो तभी जाके आपके कोलेस्ट्रॉल पे इम्पैक्ट नहीं होगा, आपके हार्ट पे प्रेशर नहीं आएगा, आपके हार्ट का जो फंक्शनिंग है वो बहुत ईज फॉर्म में चलेगा। ब्लड प्यूरिफिकेशन करेगा गोल्डन एलिक्सर। टर्मरिक जो कहते हैं हम, जो हल्दी होता है, इसमें ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है, ये इसमें सर्कुलेशन के लिए सपोर्ट करता है गोल्डन एलिक्सर। आप कैसे दे सकते हो इसे, आपके एज वाइज डिपेंड करेगा, ये 6 महीने के बच्चों तक आप इसे दे सकते हो। 0.2 ml, 0.2 ml देना है। 6 महीने से ऊपर के जो भी बच्चे हैं, या फिर 2.5 साल तक के जो बच्चे हैं, उन्हें आप 0.3 ml दे सकते हो। 2.5 साल से 6 साल के बच्चों को आप 0.6 ml दे सकते हो। आपके जो ड्रॉपर होता है वो गोल्डन एलिक्सर का, उस पर मार्किंग भी होता है, आप उसी हिसाब से देना है।
6 ईयर्स एंड अबव के जो बच्चे होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उन्हें 1 ml देना है आपको 2 टाइम्स डेली, ट्वाइस डेली देना है, बिफोर मील, खाने से पहले दे सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारा सीबकथॉर्न जूस। सीबकथॉर्न जूस एक्ट करेगा, हार्ट स्ट्रेंथ में एक्ट करेगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देगा। एंटीऑक्सीडेंट यानी हमारे बॉडी को, हमारे जो भी ऑर्गन्स है उन सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचाने का जो काम है, अच्छे से जो ऑक्सीजन पहुंच जाना चाहिए सभी ऑर्गन्स को। हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, मैंने जैसे कहा मसल्स वीक हो जाते, हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम सीबकथॉर्न जूस करेगा। इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बहुत ही एसेंशियल है हार्ट के मसल्स के लिए, जो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करेगा, जो भी इंटरनल सूजन होती है, इंटरनल जो भी इश्यूज आते हैं हमारे हार्ट मसल रिलेटेड, ये सारे उन चीजों को सीबकथॉर्न जूस बहुत ही अच्छे से एक्ट करेगा। नेक्स्ट इज सुपर रिच बेरी जूस। सारे बेरी के जूसों से जो भी उनका इंग्रेडिएंट है, ये सारे बेरीज मिक्सचर जो बना हुआ है सुपर रिच बेरी जूस, तो ये हमारे ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेगा, ये हमारे सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, हार्ट की जो भी स्ट्रेंथ है, हार्ट का जो भी लाइफ स्पैन है, जो भी अच्छा लाइफ स्पैन होता है, जो भी हार्ट की हेल्थ है, उसमें ये स्ट्रेंथ दिलाएगा। सुपर रिच बेरी जूस कैसे दोगे आप? अडल्ट लोग जो है, अडल्ट में आप दे सकते हो 30 ml ट्वाइस डेली, यानी कि खाना होने के बाद आफ्टर मील देना है आपको इसे। और जो भी छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन से, उसमें आप 5 to 10 ml, डिपेंड ऑन वेट भी दे सकते हो। अगर आपको वेट पता है पेशेंट का, आप वेट के हिसाब से 5 या 10 ml उनको आप दे सकते हो, वेट एंड एज। नेक्स्ट इज सुपर फूड कैप्सूल। सुपर फूड कैप्सूल्स मेटाबॉलिज्म में सपोर्ट करेगा, ये मल्टीविटामिन है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच है, सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स है इसमें। इसमें आपको मिलेगा 25 विटामिन है, मिनरल्स है। इन्हीं सब चीजों की वजह से तो हमारा हार्ट स्ट्रेंथ में रह पाएगा, हेल्दी रह पाएगा। हमारे हार्ट की जो फटीगनेस है, वीकनेस जो आता है, जो थकावट महसूस होती है किसी किसी पेशेंट में, उन सारे पेशेंट को जो हार्ट रिलेटेड है और थकावट महसूस हो रही है, वो सारे पेशेंट को आप सुपर फूड कैप्सूल एक मल्टीविटामिन तौर पे या उनके लिए एनर्जेटिक तौर पे आप एनर्जी सपोर्ट के हिसाब से आप उन्हें दे सकते हो। इट इज अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, आप न्यूट्रिशन के तौर पे भी इसे दे सकते हो। इसे देना है सुबह कैप्सूल, सुबह एक कैप्सूल देना और शाम में एक कैप्सूल, मतलब 1 1 कैप्सूल आफ्टर लंच एंड डिनर देना है आपको इसे। नेक्स्ट इज ओमेगा 369 सॉफ्ट जेल कैप्सूल। ये ओमेगा 369 किस तरह काम करेगा? ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल, जो मैंने कहा है गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड इज एलडीएल, गुड इज एचडीएल, आपका जो एचडीएल है वो कोलेस्ट्रॉल को इंप्रूव करने का काम ओमेगा 369 करेगा। आपके ब्रेन को, हार्ट को सपोर्ट करेगा। आपके ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, यानी कि आपका जो लिपिड प्रोफाइल देखते हो उसमें ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड ये आप देखते हो, तो ये ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करने का काम करेगा और आपके बीपी को मेंटेन रखेगा एक नॉर्मल लेवल में। बीपी का जो भी मैं कहती हूँ कि बीपी मॉनिटर करो, तो बीपी मॉनिटरेशन में जब भी आप देखोगे तो आपका बीपी लेवल नॉर्मल रहेगा जब आप ओमेगा 369 का इंटेक करोगे। ओमेगा 369 का डोज आपको डेली 1 कैप्सूल देना है, या फिर आप पेशेंट के हेल्थ के हिसाब से, उनके कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से आप 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली दे सकते हो उन्हें, यानी कि सुबह शाम एक एक कैप्सूल आफ्टर डिनर। नेक्स्ट इज गैसो फ्री सिरप। मैंने गैसो फ्री सिरप इसलिए, मतलब हम कहते हैं कि ये हार्ट रिलेटेड क्यों देना चाहिए, कभी कभी हम कहते हैं पेशेंट को चेस्ट पेन है, हम कहते हैं ना कि हेवीनेस फील हो रहा है चेस्ट पे, बैक पेन होता है, जैसे कि मैंने कहा ब्लड अगर प्रॉपर आपके पैंक्रियास तक, डाइजेस्टिव सिस्टम तक नहीं पहुंचेगा तो एसिड सिक्रीशन नहीं होगा। एसिड सिक्रीशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगा और एसिडिटी बढ़ेगी। जब एसिडिटी बढ़ेगी तो आपको पेट में ब्लॉटिंग फील होगा, भारी भारी सा लगेगा, आपको लगेगा मेरे चेस्ट में दर्द है। एसिडिटी वाले सिम्टम्स आप सभी याद कर लो, कौन कौन से सिम्टम्स एसिडिटी में होते, तो वही एसिडिटी के सिम्टम्स को रिलीव करने का काम गैसो फ्री सिरप करेगा। कभी कभी हार्ट रिलेटेड या कार्डियक रिलेटेड पेशेंट ना भी हो, फिर भी उन्हें अगर चेस्ट पेन फील होता है, ब्लोटिंग अगर होती है, उन्हें डाइजेस्टिव के रिलेटेड कुछ इश्यूज है, आप वो सारे पेशेंट्स में डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, गैस रिलीव करने के लिए आप उन्हें गैसो फ्री सिरप रेकमेंड कर सकते हो। रेकमेंडेड कॉम्बिनेशन हम कैसे देते हैं? जब कोलेस्ट्रॉल, अगर किसी पेशेंट में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, एडिलिपो के साथ आप उन्हें सीबकथॉर्न जूस दे सकते हो। अगर किसी का ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं है, आपको अगर पता है कि ब्लॉकेजेस लेकर कोई पेशेंट आता है, ब्लॉकेजेस है सर, 4 5 ब्लॉकेजेस है, मुझे बाईपास का है, मुझे सर्जरी का है, तो ये सारे पेशेंट्स में अगर ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं तो आप क्या कर सकते हो? गोल्डन एलिक्सर दे सकते हो, विथ सुपर फूड कैप्सूल दे सकते हो। नेक्स्ट इज चेस्ट डिस्कम्फर्ट अगर होता है तो इन पेशेंट में आप गोल्डन एलिक्सर विथ सीबकथॉर्न जूस दे सकते हो। गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स अगर कुछ होते हैं तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, गैसो फ्री सिरप विथ ओमेगा 369 आप ये सभी दे सकते हो। बट सिर्फ हमें सप्लीमेंट पे ही डिपेंड नहीं होना है, हमें हमारा डेली जो लाइफस्टाइल है,
मैं जो प्रिस्क्रिप्शन देती हूँ आप सभी के साथ, जो शेयर करती हूँ प्रिस्क्रिप्शन, वो प्रिस्क्रिप्शन में हमेशा लिखा हुआ होता है एक्सरसाइज डेली और 30 मिनट्स वॉक, 20 मिनट्स वॉक। ये आपको आपके प्रिस्क्रिप्शन में, आपके लाइफस्टाइल में ऐड करना है कि आपको एक्सरसाइज, योगासना, वॉकिंग बहुत ही कंपलसरी है आपके हार्ट हेल्थ को नॉर्मलाइज रखने के लिए, हार्ट फंक्शनिंग को ईज फॉर्म में रखने के लिए, यानी कि सप्लीमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सरसाइज, और सबसे मेन चीज है हमारा डाइट, हमारा हेल्दी डाइट, जो बैलेंस डाइट हम कहते हैं। क्या क्या हमें खाना चाहिए? फ्रूट्स इनटेक करना चाहिए, सभी फ्रूट्स, फाइबर, विटामिन देते, मिनरल्स देते, जो विटामिन मिनरल्स होते हैं सभी फ्रूट में, सारे फ्रूट्स हमें इनटेक करना चाहिए। हमें लीन प्रोटीन जो मिलता है, जो भी नॉन वेजिटेरियन पेशेंट्स होते हैं या फिर जो भी नॉन वेज खाते हैं, उन सभी में आप उन्हें रेकमेंड कर सकते हो कि आपको फिश खाना है, आपको सी फूड्स, जो जो भी सी फूड्स होते हैं जिनमें से आपको प्रोटीन्स मिलता है, वो सारे खा सकते हो। वेजिटेरियन में आप रेकमेंड कर सकते हो पल्सेस, दाल जो होते हैं, हम रेगुलर सारे दाल सभी ने खाने चाहिए। लो फैट डाइट, डेयरी जो प्रोडक्ट होते हैं, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि कर्ड ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो आप, टोन मिल्क, यानी कि ऊपर की जो मलाई निकाल के जिसकी मिल्क होता है, वैसे वाला मिल्क, कर्ड ले सकते हो आप, दही ले सकते हो, छाछ ले सकते हो। ये सारे एक स्मार्ट ईटिंग हैबिट्स है आपके, जो आप इनटेक कर सकते हो। वाटर इनटेक रखना है, मैं सभी पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ हमेशा कि ड्रिंक इनफ वाटर, आपको बहुत पानी पीना जरूरी है। और शुगर इनटेक वाले जो भी आपके ड्रिंक्स होते हैं, जो बाहर से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप लाते हो, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग ब्रांड्स के जो ड्रिंक्स होते हैं, वो नहीं, मतलब इतना लेना चाहिए आपने। घर पे बनाई हुआ है, आप आपके शुगरी वाले जो ड्रिंक्स होते हैं वो ले सकते हो, घर पे जूस बना सकते हो आप सभी फ्रूट्स का। शुगरी इंटेक, बाहर वाले जो शुगर इंटेक होते हैं वो यूजुअली नहीं करना चाहिए। फ्राइड फ्रूट, जंक फूड्स जो है वो नहीं लेना चाहिए आपने। पिज्जा, बर्गर, ये जो स्टाइल स्टेटमेंट वाले जो भी खाने का लोगों को शौक हो चुका है आजकल, इसमें कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, इनके ऑयल्स प्रॉपर नहीं होते, मतलब रीयूज ऑयल होते हैं इनके। अगर आप कोई चीज लेना चाहते हो कि जो फ्राइड है बाहर से, वो ऑयल इतना रिपीटेड यूज होता है, दैट इज हैविंग टू मच कोलेस्ट्रॉल इन इट, मतलब उसमें इतने प्रॉपर्टीज होते हैं कि बहुत कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा वो ऑयल से। तो बाहर के जंक फूड, फ्राइड फूड अवॉइड करना है। ऊपर से जो नमक लेने की किसी किसी को आदत होती है, एक्सेस सॉल्ट जो आप लेते हो, एक्सेस सॉल्ट नहीं खाना है हमें, बहुत ही मिनिमम सॉल्ट हमारे डाइट में रखना चाहिए। शुगरी फूड्स, जैसे मैंने कहा है कि शुगरी फूड्स नहीं इनटेक करना है। रिफाइंड जो भी बाहर ड्रिंक्स होते हैं वो नहीं लेना है। इसी से आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, शुगर बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली आपके हार्ट हेल्थ पे इफेक्ट करेगा ये। ट्रांस फैट वाले बेकरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हम टोस्ट, ब्रेड, ये जो रेगुलर देखते हैं, ये बेकरी प्रोडक्ट्स भी आपको बहुत अवॉइड करने हैं। 360 हार्ट हेल्थ लाइफस्टाइल, यानी कि ओवरऑल जो आप हार्ट हेल्थ लाइफस्टाइल, बहुत शॉर्ट में हम देखते हैं कि हार्ट हेल्थ लाइफस्टाइल आपको कैसे मेंटेन करनी। सबसे पहले बैलेंस डाइट रखना है, फ्रेश फूड खाना है, सभी वेजिटेबल्स खाना है आपने। स्ट्रेस मैनेज करना है, सभी को थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, लेकिन उसे मैनेज किस तरह किया जाए? मेडिटेशन, योगा एंड एक्सरसाइज, ये सारी चीजों से। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज कंपलसरी, सभी को 8 घंटे की नींद कंपलसरी है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर कोई स्मोकर है, अल्कोहल इंटेक वाले कोई पर्सन है आपके पास, तो उन्हें कहना है कि स्मोकिंग अवॉइड करे, अल्कोहल इंटेक अवॉइड करे, ताकि आपके हार्ट का हेल्थ जो है वो नॉर्मल रहे। नेक्स्ट थिंग इज बीएमआई, उनका ना हमेशा बीएमआई चेक करना है, सभी पेशेंट्स का हमेशा बीएमआई देखना है, आप खुद का भी देख सकते हो, बीएमआई हमेशा देखना है। लिपिड प्रोफाइल्स देखना है। हेल्दी वेट मैनेज करना है आपको, वेट मैनेजमेंट प्रॉपरली करना है, ओबेसिटी नहीं चाहिए, ओवरवेट नहीं चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज रेगुलर हेल्थ चेकअप, मंथली हमें 6 मंथ्स एटलीस्ट हमें बॉडी प्रोफाइल कर लेना चाहिए, 6 महीने को, यानी साल भर में 2 बार बॉडी प्रोफाइल, बीपी मॉनिटर होना चाहिए, शुगर होना चाहिए उसमें, शुगर लेवल चेक, यानी डायबिटीज है या नहीं। एंड द थर्ड थिंग इज कोलेस्ट्रॉल, आपका हमेशा देखना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह से है, किस तरह से नहीं, ताकि आप प्रिवेंट कर सके अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो। यही सारे कुछ की नोट्स है, या फिर की फॉर्मूलेज कह सकते हो आप, यही सारी एक अच्छी इंफॉर्मेशन है। आज के सेशन में मैंने यही ट्राई किया है कि आपको हार्ट हेल्थ के बारे में, आपको जितना हो सके उतना आपको अवेयरनेस दे सकूं। अगर आपका हार्ट अच्छा रहेगा, अगर आप अच्छे से खाओगे, ईट स्मार्ट टुडे, अगर आप अच्छे से आज खाओगे तो आपका हार्ट अच्छे से कल तक आपका साथ देगा, कल तक वो हार्ट आपका रेगुलरली साथ देगा, आपको कभी भी ऐसे कुछ होगा नहीं, डिस्कम्फर्ट नहीं आएगा, हार्ट रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं होगी। अगर हम डाइट, लाइफस्टाइल, हमारे जो रेगुलर हैबिट्स होते हैं, ये सारे अगर हम प्रॉपरली एक प्रॉपर वे में अगर अरेंज करें, तो हमारे हार्ट के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड वी विल लिव अ ईज फ्री लाइफ, मतलब हमारे लाइफ में कभी कोई हर्डल्स नहीं आएंगे रिलेटेड टू हार्ट डिजीज।
आई होप आप सभी को आज का ये सेशन क्लियर हुआ है। आई होप आपको हार्ट रिलेटेड बहुत से इंफॉर्मेशन आज मिल चुकी है। हार्ट रिलेटेड आपके जो भी कुछ क्वेरीज थे, आज छोटे मोटे क्वेरीज तो आपके क्लियर हो ही गए होंगे कि क्या कुछ छोटे छोटे क्वेरीज होते हैं। जो लोग आपके पास क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जो लोग आपके पास रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, तो वो बहुत सी छोटी छोटी चीजें आपको आज समझ में आई होगी। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आपको मुझे पूछ लेना चाहिए अभी। थैंक यू सो मच फॉर दिस टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।